ऐसा कहते हैं कि दांतों की कंडीशंस देख के पता लगाया जा सकता है, किसी की बीमारियों को डायग्नोस किया जा सकता है, क्या ऐसा है? एक्चुअली दांतों की कंडीशन की वजह से सर, प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए? एग्जैक्टली मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सर, मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है, टाइप का कोई किसी टाइप का, तो कौन सा बेस्ट है हमारे लिए? हाँ, आजकल एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है, सब कंपनियां अपनी टूथपेस्ट ले आई हैं। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, टूथपेस्ट एक्ट्स लाइक सोप। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें आपकी हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बार आपके लिए और कुछ बेहतर लेकर आएं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अभी तक हमने बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट किए हैं, कोई बच्चों के लिए था तो कोई बड़ों के लिए तो कोई महिलाओं के लिए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शिशिर मोहन जी के साथ, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। आमतौर पर ओरल हेल्थ को हम सभी बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, लापरवाही करते हैं, चीजों को अवॉइड करते हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट के बाद शायद आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि हमारी ओरल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ पर क्या प्रभाव डालती है, हमारी ओरल केयर कैसे करनी चाहिए, किन हैबिट्स को हमें छोड़ना चाहिए। नॉर्मली डेली लाइफ में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन्हें हमें कैसे छोड़ना है और कौन कौन सी आदतों को अपने जीवन में डालना है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर शिशिर मोहन से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। फाइन फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम सर। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, ओरल केयर क्यों जरूरी है? ओरल केयर तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, ओरल कैविटी इज द गेटवे टू द बॉडी। तो जितनी भी अब आजकल रिसर्च हो रहा है, जैसे मुंह की कई कई बीमारियां हैं जिसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, इट हैज़ अफेक्ट ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे अब डायरेक्टली जो मुंह के बैक्टीरिया हैं, जो पायरिया में पाए जाते हैं, हम जो पायरिया कहते हैं, दे हैव अ इफेक्ट ऑन द हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और जैसे हम बुजुर्गों में देखते हैं जिनके पास दांत नहीं है, वो चबा नहीं पाते, तो उनको हमेशा पेट की प्रॉब्लम रहती है, कभी कब्ज रहती है, कभी गैस रहती है, बिकॉज दे कैन नॉट च्यू प्रॉपरली। लोगों को कीड़ा होता है मुंह में, कैरीज होती हैं, स्वेलिंग होती है, जिससे मुंह की बदबू आती है, तो आसपास वाले लोगों को परेशानी होती है उससे। और ऑब्वियसली जो इस वजह से जितने भी बैक्टीरिया हैं मुंह में, वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम ओरल कैविटी की देखभाल करें और सफाई रखें। सर, ऐसा कहते हैं कि दांतों की कंडीशंस देख के पता लगाया जा सकता है, किसी की बीमारियों को डायग्नोस किया जा सकता है, क्या ऐसा है? एक्चुअली दांतों की कंडीशन की वजह से बहुत रेयर है कि कोई बीमारी उजागर हो, बिकॉज डायरेक्ट दांत पे तो असर नहीं आता, लेकिन हाँ, मुंह में असर आता है, मसूड़े पे असर आता है, गम्स में जो गाल का अंदर का म्यूकोसा है उस पे असर आता है। जैसे कि डायबिटीज़ में है, डायबिटीज़ में जैसे मैं अपने मरीजों को देखता हूँ, सबसे पहले गम्स में असर आता है, गम्स में सूजन आ जाती है, गम्स में पायरिया बहुत जल्दी आ जाता है डायबिटिक्स में। या जिन लोगों को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की बीमारी है कि जब डकार लेते हैं तो खाना लौट लौट के आता है, तो उनके दांत बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और पेट के एसिड से घिस जाते हैं, तो वो डायग्नोज हो जाता है। या जिनको किडनी ट्रबल है, उनके मुंह से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, या डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है तो अलग स्मेल आती है। तो देयर आर सर्टेन डिजीजेस व्हिच यू कैन डायग्नोज थ्रू द ओरल कैविटी, माउथ। ये है। सर, मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल रहते हैं, कोई किसी टाइप का, कोई किसी टाइप का, तो कौन सा बेस्ट है हमारे लिए? हाँ, आजकल एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है, सब कंपनियां अपनी टूथपेस्ट ले आई हैं। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, टूथपेस्ट एक्ट्स लाइक सोप। आप हाथ धोने जाएंगे तो साबुन इसलिए यूज़ करते हैं कि अच्छा लुब्रिकेशन हो जाए,
तो अगर आप ब्रश को बिना टूथपेस्ट के यूज करेंगे तो आपके मसूड़े छिल जाएंगे। तो दैट इज व्हाई द मेन फंक्शन ऑफ द टूथपेस्ट इज टू एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो हम अच्छी तरह दांतों को साफ कर दें बिना मसूड़ों को डैमेज करे, बिना मसूड़ों को छिले। हालांकि इसमें भी कैटेगरी है, जैसे डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं हमारे, जो हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट जिन्हें कहते हैं, कि दांतों में अगर हल्का सा ठंडा गर्म लग रहा है तो उसको यूज करके वो सेंसिटिविटी बंद हो जाती है। एंड जो आदमी को टूथपेस्ट पॉकेट को सूट करे, जो उसको लगे कि उसके मुंह में जलन पैदा नहीं कर रहे हो या कोई छाले ना आ रहे हो या अफोर्डेबल है, वो पेस्ट यूज करें। दैट इज नॉट एन इशू कि आपको कोई स्पेसिफिक पेस्ट ही करना है। सर पहले दातुन यूज करते थे नीम का, तो वो कितना इफेक्टिव था? देखिए, पहले तो इसको बिल्कुल ही मना कर दिया जाता था कि ये बहुत ज्यादा वो है, बैकवर्ड है। नहीं, अब लेटेस्ट रिसर्च पर आ रही, इट इज वेरी हेल्पफुल। उसमें क्या है, दांतों में अब आप जानते ही हैं, नीम में इट हैज बीन प्रूवन इट हैज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है, मुंह में वायरसेस को भी कंट्रोल करता है। दैट इज वन एडवांटेज। दूसरा ये है, उसका तरीका यही है कि डंडी लेके अच्छी तरह चबाएं। तो चबाने से क्या होता है, उसका जो सिक्रीशंस हैं, एक तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है, दूसरा मुंह को जो पीएच है वो चेंज कर देता है, उसको अल्कलाइन बना देता है मुंह के पीएच को। क्योंकि मुंह का पीएच अगर एसिडिक होता है, जैसे हम टॉफी, चॉकलेट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्ची वाली चीज़ें खाते हैं, तो पीएच एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम कैरीज कहते हैं। तो मुंह के इन्वायरमेंट के पीएच को अल्कलाइन बनाने में बहुत कारगर है ये नीम की दातुन। और जब वो चबाने का जो एंड में रेशे हो जाए तो हल्का हल्का उन रेशों से दांतों को रगड़ लें, ज़्यादा जोर से नहीं, क्योंकि फिर दांतों की पॉलिश हट जाएगी, आपके गम्स डैमेज हो जाएंगे। बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे पीपल आर गोइंग बैक टू नीम की दातुन एंड certain Ayurvedic products which now recently have been proven to be very effective. सर ब्रश करने का सही तरीका क्या है और हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ब्रश तो देखिए, आई थिंक सिंस आई बीन अ चाइल्ड वही कहानी है, सुबह भी करें और सोने से पहले भी करें। और मैं अभी भी अपने पेशेंट से यही कहता हूँ। और हमेशा ब्रश को राउंड राउंड करना चाहिए। ऊपर नीचे करेंगे ज्यादा जोर से तो आपके मसूड़े डैमेज हो जाएंगे। आगे पीछे करेंगे तो मैंने देखा है कि दांत की जो एज होता है मसूड़े और दांत के बीच का, वहां गड्ढा बन जाता है, कभी कभी झड़ जाता है दांत, अब्रेड हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज राउंड 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 राउंड, हल्के हाथ से, एंड ऑलवेज फॉर 2 मिनट्स। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 2 मिनट्स के लिए ब्रश करना, हर दांत को ब्रश करना, शीशे में देख के करना कि हर दांत को आप टच कर रहे हैं। आजकल क्या करते हैं बच्चे, स्कूल जा रहे उठे, जल्दी जल्दी खट 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 आगे ब्रश किए और भाग गए, दाढ़ों को नहीं छूते, विच इज वेरी नेसेसरी। इलेक्ट्रिक ब्रश चल रहे हैं आजकल, वो यूजफुल है? इलेक्ट्रिक ब्रश, यस, देखिए दे आर यूजफुल। एक स्टडी करी गई थी कि इलेक्ट्रिक ब्रश और मैनुअल ब्रश, तो हाथ वाले, कंपैरिजन में जो ज्यादा क्लिनिकल डिफरेंस आया नहीं, अराउंड आई थिंक 8 to 9% क्लिनिकल डिफरेंस आया। वो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जिनके मूवमेंट्स कम हैं, जो हाथ नहीं चला सकते हैं, जैसे पेशेंट्स हैं जिनको पार्किंसंस हैं, वो ऐसे हाथ नहीं चला सकते, या पैरालाइज पेशेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। और खैर बच्चों में तो नॉवेल्टी है इलेक्ट्रिक टूथब्रश, बट ओवरऑल इट इज एज इफेक्टिव एज योर मैनुअल टूथब्रश। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप दिन में 2 टाइम ब्रश करते हैं, रात को अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए, क्या ये सच है? सच तो देखिए, मैं बताऊं, आप चाहे रात में ब्रश करके सोएं, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए। क्योंकि एक तो जो बैक्टीरिया रात भर में पैदा होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, एक जो मुंह में जो स्मेल होती है वो चली जाती है। तीसरा ये है, सुबह ब्रश करने से क्या होता है, सलाइवरी स्टिमुलस होता है, तो सलाइवा आपका एक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आप कोई भी चीज़ ब्रेकफास्ट करेंगे उसमें उसके डाइजेशन में इफेक्टिव होगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप बिफोर ब्रेकफास्ट ही ब्रश करें। माउथ वॉश यूजफुल है? माउथ वॉश ओनली इफ योर डेंटिस्ट
प्रिस्क्राइब्स। मतलब डेली यूज नहीं करना चाहिए। डेली यूज नहीं करा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो लॉन्ग टर्म में आपका जो मुंह का स्वाद है वो बदल जाएगा। सर्टेन माउथ वॉश में अल्कोहल होता है जिसमें आपका मुंह फिर सूखा सूखा फील होगा, है ना। कई माउथ वॉश दांतों पे स्टेन छोड़ देते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम माउथ वॉश टू माउथ वॉश। जब तक आपके डेंटिस्ट बोलते हैं जब तक आप यूज करिए, अदरवाइज नहीं। अब वो अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड आपको पता है वहां ब्रश की सुविधा नहीं है तो सर्टेनली आप वहां माउथ वॉश करें। सर कैविटी क्यों होती है, क्या रीजन रहता है इसके? कैविटी ये होती है यूजुअली तो कंसेप्शन यही है कि स्वीट्स एंड चॉकलेट से होती है। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स के अलावा भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, जो हम यूजुअली ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स में देखते हैं, वो दांतों पे चिपके रह जाते हैं। जब वो दांतों पे चिपके रह जाते हैं तो फर्मेंटेशन से दे क्रिएट एसिड। एसिड से क्या होता है, जो दांत का इनेमल होता है वीक हो जाता है, तो जो मुंह में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उस दांत को फिर डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो कैविटी बन जाती है। फिर उसमें और खाना फंसता है और बैक्टीरिया पैदा होता है, तो वो डीप होते होते कैविटी बन जाती है। ये है। सर कोल्ड ड्रिंक्स दांतों पे क्या असर करती हैं? रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक्स आप पिएंगे तो ऑब्वियसली उसका जो एसिड है थोड़ा बहुत अब्रेशन करते हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटली देखा हो कि नहीं, आपने देखा हो एक दांत को रात भर आप कोक के बॉटल में डाल दें, सुबह तक घुल जाता है, तो ऑब्वियसली डेट्रीमेंटल है दांतों के लिए, इट इज बैड। बट यूजुअली हम उस लेवल पे पीते नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स, ओकेजनली पी लिया, किसी फंक्शन में पी लिया, ये है। क्या क्या ऐसी खाने की चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए? टबैको अगर आप उसको खाने की चीज मानते हैं, अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, बट खाने की चीजें हैं जैसे मैंने बोला, स्टार्ची चीज, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, आप खाइए जरूर, या बच्चों को खाने दीजिए, लेकिन उसके बाद क्लीनिंग जरूर करवाएं, या तो कुल्ला करवाएं या ब्रश करवाएं। फॉर डेंटल हेल्थ देयर इज नो सच थिंग कि हमें कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, देयर इज नो सच थिंग। आप सब खाइए, विद इन लिमिट्स खाइए। जैसे हम कहते हैं आप अब टॉफी चॉकलेट बच्चे नहीं खाएंगे तो हम एडल्ट्स तो खाएंगे नहीं, तो आप दिन में एक बार दीजिए उनको, उसके बाद ब्रश करवा लीजिए। सर डेंटल प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकती है? एब्सोल्युटली। अब नए प्रूफ आ रहे हैं, जो पायरिया है, जैसे हम पेरिडोंटाइटिस, या उसका अर्ली स्टेज है जिंजिवाइटिस, जिसमें दांत हिलने लग जाते हैं, इट हैज बीन डायरेक्टली लिंक्ड टू जेनेटिक, एज वी से जेनेटिक लिंक है उसका, कि पेरेंट्स को भी है, किसी एक पेरेंट को है तो बच्चे में आ गया है वो, तो सर्टेनली देयर इज अ लिंक। सर प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए? एग्जैक्टली, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी जो वाइफ है उसको हमेशा डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो हम नहीं कर सकते, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टेन मेडिकेशंस वो पेट में बच्चे को अफेक्ट करेंगी, जो फीटस है, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर बाय द वे प्रेगनेंसी में कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराना भी है तो इन कंसल्टेशन विद द गायनेकोलॉजिस्ट कराना चाहिए, ये है। लेकिन ज्यादा ध्यान रखना चाहिए बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। सर्टेनली आप टीथ को चेकअप करा के जो भी है प्रॉब्लम वो ट्रीट करा के देन गो अहेड विद द प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी में गम्स का इन्फ्लेमेशन जरूर होता है, इट इज विद एवरीवन। ऐसा कहते हैं सर दांतों में दर्द होता है हमारे, तो हमारा शोल्डर और नेक भी इफेक्ट होता है, तो ऐसा क्यों? रिफर्ड पेन है, सर्टेन ब्रांचेस हैं जो हमारे मेन ब्रांच से कनेक्टेड हैं, जो टूथ पेन इम्पल्स करता है, दैट इम्पल्स स्प्रेड्स इन दैट रीजन एंड वी कॉल दिस अ रिफर्ड पेन। सर्टन आप गर्दन और कंधे की बात कर रहे हैं, सर्टन कार्डियक, कभी कभी कार्डियक पेन भी लोअर जॉ में डेंटल पेन जैसे प्रेजेंट करता है, दिस इज रिफर्ड पेन। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन वहां तक पहुंच गया है या दांत की वजह से वहां कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। सर
सर छोटे बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनकी केयर हमें उनके स्थायी दांतों जितनी ही करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल स्थायी दांतों की करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कमी हम ये छोड़ देते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को ब्रश पे पेस्ट लगा के दे दिया, ब्रश कर लो, वो करते ही नहीं है ब्रश, कीड़ा लगना ही है। इट इज़ ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कि वो अपने हाथ से छोटे बच्चों का ब्रश करें, मुंह खोल के मेंटेन करें। क्योंकि एक तो छोटे बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, दर्द सहन नहीं कर पाते। डेंटल ट्रीटमेंट कराना छोटे बच्चों का इतना आसान भी नहीं है, उठ उठ के भागते हैं, मचलते हैं, और यही है, इसलिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े उगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और क्या कर सकते हैं जिससे इससे बच सके? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो परमानेंट दांत आते हैं बच्चे के, उनकी चौड़ाई बड़े चेहरे के हिसाब से होती है, और बच्चे का छोटा होता है, चेहरा होता है छोटा उस समय, तो एक तो वो लगता है कि बड़े बड़े दांत आ गए। एक पूरी तरह जब चेहरा फैलता है तब वो दांत फैलते हैं जबड़े के साथ, तो उससे पहले लगता है कि एक के पीछे एक है, ओवर क्राउडिंग जिसे हम कहते हैं। तीसरा, फ्रॉम द एज ऑफ 8, 9 एंड 10, दैट स्पेसिफिक एज इज नोन एज अगली डकलिंग स्टेज। अगली डकलिंग कहानी पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं। उसमें क्या होता है, दांत सबसे ज्यादा आपको आगे पीछे उबड़ खाबड़ लगेंगे फ्रॉम द एज ऑफ 8, 9 एंड 10। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं तो सर्टेनली जो बच्चों वाले डेंटिस्ट हैं, पीडियाट्रिस्ट हैं, उनके पास ले जाके प्रिवेंटिव अप्लायंसेस आप लगवा सकते हैं कि टू सर्टेन एक्सटेंट दांत सीधे आ जाए। लेकिन फाइनली आफ्टर द एज ऑफ 11 ऑनवर्ड्स तो वो फिर ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट ही काफी रहता है सीधे करने के लिए दांत, उसके अलावा नहीं रहता। उम्र के साथ दांतों की संरचना में क्या चेंजेस होते हैं सर? चेंजेस होते हैं, एक तो घिस जाते हैं, जो इनामल होता है वो झड़ जाती है। दूसरा, ऑब्वियसली बोन लॉस होने लग जाता है, उम्र के हिसाब से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो दांत भी हिलने लग जाते हैं। तीसरा, पायरिया की शिकायत बढ़ने लग जाती है, बिकॉज और सिस्टमिक बीमारियां हो जाती हैं एज के हिसाब से, डायबिटीज हो जाती हैं, हार्ट कंडीशंस हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स लेने लगते हैं जो हमारे गम्स को अफेक्ट करते हैं। च्यूइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अब लेटली बहुत सारे लोग पेशेंट्स पार्किंसंस, डिमेंशिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं जो च्यू नहीं कर पा रहे हैं, टूथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इट हैज बिकम वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम नाउ, डेंटल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू एज। दांतों को कैल्शियम के अलावा और क्या-क्या चीजों की जरूरत होती है? कैल्शियम के अलावा फ्लोराइड, आपने देखा होगा फ्लोराइड टूथपेस्ट जो कैरीज प्रिवेंट करते हैं। विटामिन डी जो हड्डी पकड़े हुए है दांत को उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, और फास्फोरस जो इनामल झड़ जाता है, फास्फोरस उसको रीबिल्ड करने में थोड़ी मदद करता है। तो ये 3-4 चीज़ें तो ज़रूरी है। साथ में विटामिन सी भी ज़रूरी है जो गम्स की हेल्थ को मेंटेन करता है, विटामिन सी। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, सर्दियों में जो ऑरेंजेस आते हैं वो ज़रूर ईट एन ऑरेंज एवरी डे, रिच इन विटामिन सी, या अमरूद विच इज़ रिच इन विटामिन सी, वो आप लीजिए। और यही है, फ्लोराइड के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट ले लें आप कोई। सर जो दांतों को सफेद करने के लिए हम घरेलू नुस्खे यूज करते हैं कि नमक लगा लिया, तेल लगा लिया, उस सब का क्या इफेक्ट होता है? आई डोंट थिंक दे शुड बी ट्राइड, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने अपने दांतों को डैमेज कर दिया है घर के नुस्खे ट्राई करके कि हमारी दादी ने ये बोला, कि हमारी आंटी ने ये बोला। दे हैव एंडेड अप डैमेजिंग देयर टीथ, स्क्रैचेस आ जाते हैं, पॉलिश चली जाती है, गम्स डैमेज हो जाते हैं। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आते हैं वो? Whitening toothpaste as such, I don't think they are very effective. मार्केटिंग है, जो हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, इट्स अ सोर्स ऑफ मार्केटिंग। वाइटनिंग के लिए तो आपको प्रोफेशनल क्लिनिशियन डेंटिस्ट के पास जाना है, वो अपने तरीके से वाइटनिंग करेंगे जो भी है, लेकिन वाइटनिंग टूथपेस्ट आर नॉट वेरी इफेक्टिव।
एक दो क्वेश्चन है जिनमें मतलब कंफ्यूजन है कि वो सही है हम्म, या फिर मिथ बिल्कुल। है, तो मैं आपको पूछती हूँ, हाँ आप हाँ बताइएगा वो सही है बात या हाँ गलत हाँ है। हाँ कई लोग कहते हैं कि दांतों की क्लीनिंग नहीं करवानी चाहिए, दांत कमजोर हो हाँ जाते हैं, हाँ ये हाँ, बात सच है? सच भी है गलत भी है। अब मैं बताऊं क्यों सच है क्यों गलत है। सच इसलिए है कि हमने कभी क्लीनिंग नहीं करवाई। मान लो आई एम ए पेशेंट, है ना, अब मुझे मालूम है मुझे पायरिया है, मैं घरेलू नुस्खे अपना रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, कुल्ला कर रहा हूँ, और लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ। डेंटिस्ट बोलता है आपके टार्टर कैलकुलस गंदगी बहुत जमा है। अब वो जो गंदगी जो जमा है वो हड्डी को गला देती है, लेकिन दांत हिलता नहीं है क्योंकि वो गंदगी से चिपका हुआ होता है। गंदगी से सोचो सीमेंटेशन हो गया। जैसे ही हम वो गंदगी हटाते हैं वो मोबिलिटी दिखने लग जाती है दांत में। तो लोग कहते हैं सफाई करने से हिला दिया। अब हम रेगुलरली वैसे ही जाएं एवरी 6 मंथ्स या एवरी 1 ईयर, तो वो गंदगी जमा होने का चांस ही नहीं है, तो आपका दांत नहीं हिलेगा। अगर बहुत लॉन्ग स्टेज में जाएंगे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब आप देखते हैं परतें जम गई हैं, तो सर्टेनली आपका दांत हिलेगा क्योंकि वो पहले से ही हिला हुआ है। ज्यादा दांत घिसने से इनेमल भी घिस जाती है? क्लीनिंग में नहीं मतलब ऐसी हाँ, ब्रश से यस सर्टेनली। देखिए गलती हम लोग ये करते हैं, ब्रश को रेंगमाल जैसे यूज करते हैं कि हम ज्यादा जोर से रगड़ेंगे तो चमक जाएगा। ऐसा नहीं है। ब्रश सिर्फ और सिर्फ जो डिपॉजिट्स हैं दांत पे मसूड़ों में उसको साफ करने के लिए, चमकाने के लिए नहीं है। लोग घिसते हैं, पॉलिश उतर जाती है, इतना घिसते हैं कि ब्रश की प्लास्टिक भी रगड़ने लग जाती है दांत से, उसमें ग्रूव्स बन जाते हैं दांत में। तो ब्रशिंग हमेशा जेंटल हैंड से होनी चाहिए, जस्ट टू रिमूव द फूड डिपॉजिट्स दैट आर देयर। शुगर फ्री च्युइंगम बेनिफिशियल है? शुगर फ्री च्युइंगम बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली आपने बोला शुगर फ्री है तो बेनिफिशियल तो होगी, बिकॉज इट हैज नो शुगर। जाइलेटॉल डालते हैं। फिर वही बात है, जाइलेटॉल जो है वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है, एल्कलिनिटी क्रिएट करता है, सलाइवेशन बढ़ाता है, और जो खाना पीना चिपका रहता है दांत में वो हटा देता है, चिपक के आ जाता है। लेकिन आप डेली उसे च्यू करोगे तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीजें हैं, जैसे माउथ वॉश है, शुगर फ्री च्युइंगम है, ये इट्स फॉर ट्रैवलिंग और दोज प्लेसेस वेयर यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ फॉर सम रीजन। वहाँ पानी नहीं है, या आप कहीं हाइकिंग जा रहे हैं या कैंपिंग जा रहे हैं, you use xylitol chewing gum there instead of brushing. But regular use, xylitol has its own side effects on the body. तो यूज करें, लेकिन जहां जरूरत हो, रेगुलर बेसिस पे ना यूज करें क्योंकि मेरे दांत को बेनिफिट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। सर कुछ लोगों के दांत बहुत कम उम्र में गिर जाते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोग होते हैं बहुत उम्र के लेकिन फिर भी वो मैंने आपको बोला वो हेरेडिटरी वाली बात है, टोटली हेरेडिटरी। जो कम उम्र में गिरते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपके मदर फादर के दांत हैं? बोले हमारे शायद फादर के दांत नहीं है, जल्दी गिर गए थे। मैंने बोला देख लो इसलिए आपके जल्दी गिर गए। वो बोन लॉस होता है, हेरेडिटरी। गम्स में सूजन आती है, जो हम लोग पायरिया कहते हैं, वो आता है, दांत हिलते हैं, गिर जाते हैं, ये है। सर 18 साल के बाद अकल दाढ़ आती है, उसका क्या यूज होता है? कोई यूज नहीं है। पहले लाखों साल पहले वो काम आती थी, क्योंकि उस समय प्रोसेस फूड्स तो होते नहीं थे, रूखा सूखा खाता था इंसान, टाइट चीजें खाता था। तो तीसरी दाढ़ और जबड़ा, नीचे का जबड़ा भी बड़ा होता था इंसान का कि कच्ची चीजें चबा ले। अब ओवर अ पीरियड ऑफ एवोल्यूशन, हजारों लाखों साल में खाना पकने लगा, सॉफ्ट चीजें खाने लगे, जबड़ा का साइज छोटा हो गया, एवोल्यूशन ऑफ मैन, तो वो एक्स्ट्रा मानी जाती है। मतलब कंपलसरी होता है उसका आना? कंपलसरी होता है। मेरे नहीं आई आज तक। अंदर फंसी होगी, लेकिन आई हैव सीन अ फ्यू केसेस जो दाढ़ बनी ही नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ अगले कुछ हजारों सालों में वो बनना बंद हो जाएगी। वेस्टिजियल है, जिसे हम कहते हैं ना अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, वैसे ही अकल दाढ़ है। लेकिन जब आती है प्रॉब्लम करती है, अक्सर स्वेलिंग भी करेगी, पेन भी करेगी। अगर टेढ़ी है तो फिर हमें निकलवानी पड़ेगी, सीधी आ गई तो यू वेरी लकी।
मतलब मेरे अभी तक नहीं आई, तो मुझे लगता है कि आएगी भी कि नहीं। वो एक्सरे से पता चलेगा, अंदर फंसी होगी। अच्छा। हो भी सकता है कि लकी है ही ना, इट्स नॉट देयर। सर, अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है उसके पीछे का रीजन क्या होता है? देयर आर मेनी रीजंस। देखिए, अल्सर जो मेन है वो दांत या दांत का कोई नुकीला हिस्सा है, उससे बन रहा है बार बार। दांत का नुकीला हिस्सा है, या कोई टूटा हुआ दांत है, या कोई जड़ पड़ी हुई है। देन सर्टेन डिजीजेस हैं, जैसे herpes सिम्प्लेक्स है, उससे होठ पे अल्सर आ जाते हैं। बैक्टीरियल वायरल कंडीशंस भी है, एलर्जिक रिएक्शंस भी हैं, सीजनल अल्सर्स भी है, जैसे हम एफ्थस अल्सर्स कहते हैं, जो नॉर्मली सीजन बदलने पे आ जाते हैं। तो देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अल्सर्स। अल्सर को हम प्री कैंसर स्टेज के रूप में भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। वो यूजुअली क्या होता है, मल्टीपल अल्सर्स नहीं होंगे मुंह में, एक जगह होगा, काफी दिन का होगा, और उसका रीजन आपको पता होगा, या तो टबैको चूअर होगा, या सिगरेट, या दांत से कट रहा होगा। देखने से आप कह सकते हो मे बी इट इज अल्सर, लेकिन फाइनली जब तक उसका जांच नहीं करेंगे, बायोप्सी नहीं करेंगे, आप कंफर्म नहीं हो सकते। हिस्ट्री को लेके कि कितने दिन से है, किस वजह से है, पेशेंट की जो हिस्ट्री है, तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये घाव नहीं भर रहा है, ये अल्सर नहीं भर रहा है। हो सकता है कैंसर की तरफ जा रहा हो, या हो सकता है कैंसर बन गया हो, लेकिन उसका कंफर्मेशन जब ही हो पाएगा जब उसका एक पीस निकाल के या बायोप्सी करके हम भेजें, और माइक्रोस्कोपिक उसकी टेस्टिंग के, तब पता चलेगा फाइनल। ओरल कैंसर बढ़ बहुत रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली इट्स इंक्रीजिंग, क्योंकि अब अवेलेबिलिटी ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इजी हो गया। कन्वेंशन, मतलब छोटे छोटे पाउचेस में आराम से कहीं भी मिल जाते हैं, तो इट्स इंक्रीजिंग। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत तो खाते हैं, दैट्स अ सैड पार्ट ऑफ इट। बड़ों को देख के छोटे बच्चे भी खा रहे हैं, एंड इट्स वेरी हार्मफुल। लास्ट हमारे सबसे पहले कैंसर डॉक्टर आई थी, उनका भी यही था, वो महाराष्ट्र से थी, तो उन्होंने कहा उन्होंने मथुरा में सबसे ज्यादा पेशेंट ओरल कैंसर के ही देखे हैं, और मतलब उन्होंने वहां पर इतने पेशेंट नहीं देखे थे जितने यहाँ हैं ओरल कैंसर के पेशेंट्स। तो ये बहुत हार्मफुल है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। लोग समझते नहीं है, एंड मेरा मानना तो ये है, एक्चुअली गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स करती है लोगों को जागरूक करने के लिए, ना खाएं ना खाएं ना खाएं, इट्स बेटर इज ओरल, ये टबैको की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इनको बंद ही कर देना चाहिए। दैट इज द ओनली वे। बनेंगे तो खाएंगे, बनेंगे खाएंगे, नहीं बनेंगे नहीं खाएंगे, ये है। सर, बड़े शहरों में आजकल एक टर्म बहुत चल रहा है, गुड स्माइल का। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि सर हमारी स्माइल को अच्छा स्माइल मेकओवर कहते हैं। हाँ। स्माइल अच्छा बनाना ये है कि वो आपके डेंटिशन को वाइट कर देंगे, आपके थोड़ा हल्का जो क्रैक दांत है या हल्का सा टेढ़ा दांत है उसको कॉस्मेटिकली सीधा कर देंगे, विनियर्स लगा देंगे, कैप्स लगा देंगे। क्या मथुरा में भी लोग अवेयर हैं इस चीज को लेकर? हाँ, बिल्कुल अवेयर है। सर, हर्बल टूथपेस्ट यूजफुल है? हर्बल टूथपेस्ट सर्टेनली यूजफुल है। फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव दे आर यूजफुल, बट जो वेस्टर्न मेडिकेशन है या जो एलोपैथिक मेडिकेशन है, दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू हर्बल टूथपेस्ट। हालांकि मैनी कंपनीज हैव कम आउट के पेस्ट में चारकोल डाल रहे हैं, या पेस्ट में सॉल्ट डाल रहे हैं, या पेस्ट में मिंट डाल रहे हैं, बट वन प्रॉब्लम विद हर्बल टूथपेस्ट मैंने देखा है, जैसे जो कंपनियां निकाल रहे हैं, कि समटाइम्स पेशेंट को मुंह में उसको यूज करने के बाद हल्की हल्की जलन होने लगती है। तो दैट इज वन प्रॉब्लम आई हैव सीन विद हर्बल टूथपेस्ट। दूसरा, सम हर्बल टूथपेस्ट का टबैको का थोड़ा अंश होता है, विच वी डोंट अग्री विद एज डेंटिस्ट्स। आयुर्वेदिक लेवल पे तो शायद एक्सेप्टेबल है, बट ठीक है, इफ इट सूट्स द पेशेंट, अगर मुंह में जलन नहीं हो रही हो या छाले नहीं बन रहा हो और स्टेन नहीं कर रहा हो दांतों को, तो सर्टेनली हर्बल टूथपेस्ट यूज करें, और टबैको ना हो तो इट इज प्रेफरेबल।
सर वो पाउडर वाले टूथपेस्ट जो यूज होते हैं एक तरीके से जिसको मंजन करते हैं, वो ठीक है? इफ यू आर यूजिंग, देखिए स्टैंडर्ड कंपनी का पाउडर जैसे कोलगेट है, पाउडर है, अभी तो मुझे वो याद आ रहा है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ उसका, लेकिन देयर आर सर्टेन लोकल पाउडर्स, आई थिंक हाथी छाप है या कोई मूसा का गुल है, ऐसे ही है, दे आर नॉट गुड. बट इफ यू आर यूजिंग टूथ पाउडर ऑफ अ स्टैंडर्ड कंपनी, इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू डू इट विद अ ब्रश. ये है. सेंसिटिविटी क्यों होती है और इससे कैसे बचें? सेंसिटिविटी इसलिए होती है क्योंकि हमारा इनामल झड़ जाता है. सबसे कॉमन बात तो यही है. इनामल झड़ जाता है तो इनामल के नीचे डेंटिन होती है एक लेयर, वो सेंसिटिव होती है. तो उसके लिए माउथ वॉश और टूथपेस्ट होता है जो नर्व्स को ब्लॉक कर देता है. दूसरा सेंसिटिविटी होती है जो कीड़ा लग जाता है, कैविटी लग जाती है, जब वो नस के पास आ जाता है कीड़ा, पल्प के पास, टूथ के पल्प के पास, इट क्रिएट सेंसिटिविटी. वो फिर आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. Desensitizing toothpaste and desensitizing mouthwash won't work with that. सेंसिटिविटी होने से पहले कैसे बचें कि हो ही ना ये प्रॉब्लम? It's difficult actually. सेंसिटिव अब वही है, वही बात आ जाती है, आप सुपारी चबाओगे तो आपका दांत जल्दी घिसेगा, और होता है लोगों के साथ. या दांत में रात में सोते समय ब्रक्सिज्म जिसे हम कहते हैं, रात में दांत पीसते हैं लोग, उससे घिस जाते हैं तो सेंसिटिव हो जाता है. या जिसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है उनको हो जाते हैं सेंसिटिविटी. या कांस्टेंट वॉमिटिंग है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होती है, वो दांत आगे के सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि जो स्टमक एसिड है वो दांत को सेंसिटिव बना देता है. तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. क्या दांतों की सफाई के लिए नारियल का तेल यूजफुल है? From the point of view of Western medication या एलोपैथी तो हमें तो नहीं लगता, and there has been no research, but आयुर्वेदा में it is accepted, क्योंकि एक तो कोकोनट ऑयल पुलिंग जिसे कहते हैं, दांतों के बीच में मुंह में घुमाना, उससे पार्टिकल साफ हो जाते हैं. और अगेन वो पीएच कम कर देता है मुंह का, एल्कलाइन कर देता है पीएच, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं. बट एज सच कोई रिमार्केबल उससे डिफरेंस आई डोंट थिंक होता होगा. ये है. दांतों के इम्प्लांट से रिलेटेड लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? इम्प्लांट देखिए, इट्स सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसकी देखभाल असली दांत से ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी. You have to maintain it very well and you have to be very careful. ये नहीं है कि आपने इम्प्लांट लगा दिया तो आप नेचुरल टीथ से भी ज़्यादा उसमें मजबूती आ गई, नहीं. It's cosmetically it's as good as a natural tooth. Sometimes multiple implants जो लोग लगाते हैं, you can use it as well as your natural teeth. But in some cases जिनकी हड्डी कमज़ोर है, जिनकी हड्डी पतली है, they have to be very careful and maintain the implant properly. And regular maintenance and regular follow-up is a must for a patient who has implants placed in their jaws. But implants is the future of dentistry, and certainly ये जो implant की जो branch है, it's going to expand very rapidly. दांतों की जड़ों में जो संक्रमण होता है सर, इन्फेक्शन वगैरह, वो क्यों होता है? वो क्योंकि कीड़ा लगा होता है. कीड़ा नीचे धीरे 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 जड़ों तक जाता है, जड़ों से फिर उस हड्डी में आ जाता है. स्वेलिंग, पेन, पस फॉर्मेशन, जो लोग आपने देखा होगा सूजन, चेहरे पे सूजन लेके आ जाते हैं या जा रहे होंगे कहीं आपने, दैट इज द हड्डी में इन्फेक्शन जो आता है दांतों से, वो दांतों से ही आता है, थ्रू द टीथ. सर ऐसा कहते हैं आपकी ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इफेक्ट करती है, कैसे? वही जो आपने पहले सवाल पूछा था, द माउथ इज द गेटवे टू द बॉडी, एंड certain diseases have been linked to bacteria in the mouth. Especially heart disease has been linked, and now they're coming up with other diseases which are linked to the bacteria in the mouth.
तो बेसिकली इसी पे बेस्ड है वो. तो if we control our oral health, we are controlling the bacteria which will finally end up in our body to create problems in other organs and other parts of the body. तो मेंटेन ओरल हेल्थ हम मेंटेन करेंगे तो शायद ये ऑनसेट ऑफ दीज डिजीजेस डिले हो सकती है. ऐसी कौन सी हैबिट है जिनको हमें अपनाना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए जो ओरल हेल्थ से रिलेट करती है? रेगुलर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, कोई भी चीज खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना. एंड डेंटल फ्लॉसिंग, वो धागा आता है पतला फ्लॉस, उसको दांतों के बीच में आफ्टर डिनर, एट नाइट, बिफोर गोइंग टू बेड, उसको आप दांतों के बीच में डाल के साफ करें कि कोई भी पार्टिकल फंसा या रेशा फंसा रह जाए वो क्लीन हो जाता है. आई थिंक जस्ट दीज थिंग्स इज इनफ. और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए जो हम डेली में करते हैं? दांतों से धागा ना तोड़े, थैली ना फाड़े, ये तो सब करते हैं. कोल्ड ड्रिंक की बोतल ना खोलें, दांतों से मैंने देखा है बच्चे करते हैं. ऐसे करके धागा सुई पकड़ लेते हैं दांतों के बीच में. और एक मेरे पास पेशेंट आए थे, बाबा जी थे, ऊपर के चारों दांत गायब थे. मैंने बोला कैसे गायब हुए? बोले मैं गन्ने के खेत में गया, कूद के मैंने गन्ना टूट नहीं रहा था तो मैंने दांतों से तोड़ने की कोशिश करी, मेरे दांत उसमें चिपके रह गए. तो ये है, मिसयूज नहीं करना है दांतों को. वैसे ज्यादातर हम डेली लाइफ में ये सारी चीजें ये करते सब हैं करते हैं. यस, एंड इट, अब वो टीवी में दिखाते हैं अखरोट लेके मुंह में पीछे तोड़ दिया, वो बस टीवी पे ही है. आप वैसे करा के देख लो, आप 2-3 बार करोगे, चौथी बार आपका दांत चटक जाएगा या कुछ चिप ऑफ हो जाएगा. तो यूज द टीथ एज और व्हाट दे आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर. एज इंस्ट्रूमेंट्स यूज मत करो उनको डेली लाइफ में कि ढक्कन खोलना, थैली फाड़ना, इन चीजों के लिए ना यूज करें. एंड ऑफ कोर्स क्लीनिंग इज वेरी नेसेसरी ऑलवेज. बहुत सही बातें बताई आपने. ज्यादातर हम ये चीजें करते हैं जो आपने ना करने के लिए कही है. तो मतलब अगर हम ये सब चीजें फॉलो करें तो हम अपनी ओरल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, एक तरीके से ओरली हेल्दी रह सकते हैं. थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मिस, थैंक यू. कई चीजें ऐसी पता चली जो डेली लाइफ में मैं भी वो गलतियां करती हूँ और मेरी फैमिली में भी सब करते हैं. तो अब कोशिश करेंगे उन चीजों से बचने की और अपने दांतों का ख्याल रखने की. Absolutely. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट में.